अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी उनको समझा था और उनके जो कंसेप्ट थे उनको क्लियर किया था। अब वो जो डेफिनेशंस के कंसेप्ट थे उन कंसेप्ट्स की मदद से हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करेंगे। तो उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको इससे पहले वाली वीडियो लाजमी देखनी होगी ताकि आप इसको अच्छी तरीके से सोल्व कर सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये रही हमारी एक्सरसाइज 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अभी हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है। तो उनको हमने आइडेंटिफाई करके बताना है। अब इसके लिए हमने जो पहले डेफिनेशंस पढ़ी थी वो हमारे जहन में होनी चाहिए, क्योंकि उनको ही हम इन पे अप्लाई करेंगे और इनका आंसर निकालेंगे। तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास देखें, ये मैट्रिक्स इसकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या हैं, जीरो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हो उसको हम क्या कहते थे, नल मैट्रिक्स। तो ये ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स। अब इसी तरह से ये बी की तरफ देखें। अब बी के अंदर हमारे पास जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी इसका मतलब है इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है। और ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसी तरह से हमारे पास ये सी मैट्रिक्स है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, लिहाजा ये क्या हो जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स। अब ये डी देखें। अब इस डी के अंदर हमें नजर आ रहा है कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 0 हो उसको हम क्या कहते थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और याद रखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास ई मैट्रिक्स आ जाता है। इस ई मैट्रिक्स के अंदर देखिए हमारे पास एक ही एंट्री है और वो भी क्या है, 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हो उसको हम क्या कहते थे, नल मैट्रिक्स। अब इसी तरह से हमारे पास एफ है, इसके अंदर सिर्फ एक ही वर्टिकल लाइन है, लिहाजा इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है। और ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम क्या कहते थे, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये देखिए हमने किस तरह से डेफिनेशंस का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों के तीनों जो है ये हमें एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे। इनकी जो नेचर है वो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन हैं। तो इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें वो कह रहा है ये जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं इनको आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स कौन सी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हुए उसका हमने नाम रखना है। अब ये देखें इस मैट्रिक्स के अंदर हमें 2 रोज नज़र आ रही हैं और 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं। तो 2 रोज और 3 कॉलम्स होने का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। और ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो उसको हम क्या कहते थे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्टिकल लाइन है, यानी इसका मतलब है इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, लिहाजा ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, यानी 2 रोज और 2 कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल है, लिहाजा ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसके अंदर देखें सेम डी की तरह जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 1 है और जो सी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 0 है, लिहाजा ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 3 है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 2 है। जिन नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, लिहाजा ये भी क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर
मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को देखें, सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब है इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है, यानी एक ही कितार है, लिहाजा ये क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स, यानी कितारी कॉलम। अब इसी तरह से देखिए हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। नंबर ऑफ कॉलम्स चूंकि सिर्फ और सिर्फ 1 है, लिहाजा इसका नाम भी क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारे पास। इसके अंदर देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में एक दूसरे के इक्वल है, और चूंकि ये इक्वल है तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या है, 0, और ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्रीज 0 हो उसको हम क्या कहते थे, नल मैट्रिक्स। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब हमने इन मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है इनकी डेफिनेशन के तहत। तो देखते हैं ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स के अंदर देखें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 4 4 है, यानी सेम है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 0 हो उसको हम क्या कहते थे, स्केलर मैट्रिक्स। अब इसी तरह से हमारे पास ये बी मैट्रिक्स है। अब बी मैट्रिक्स के अंदर देखें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो है और सेम नहीं है। एक तो वो 0 0 नहीं है और वो सेम भी नहीं है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 0 है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 ना हो और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हो, तो इसको हम क्या कहते थे, डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसी तरह से हमारे पास सी आता है। सी के अंदर देखें जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 0 है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये जो डी है इसमें देखें जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से एटलीस्ट 1 तो नॉन जीरो है, यानी 3 जो है वो नॉन जीरो, 3 0 नहीं है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से एटलीस्ट 1 नॉन जीरो हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 0 हो, तो उसको हम क्या कहते थे, डायगोनल मैट्रिक्स। अभी लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ई। अब इसके अंदर देखें, इसको हम थोड़ा सोल्व करके समझते हैं। अब 5 - 3 2 और ये 0 वैसे नीचे आ जाएगा, ये 0 है और 1 + 1 2। अब इस मैट्रिक्स को देखें, इस मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो है और सेम है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 0 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो और नॉन जीरो हो और उसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते थे, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ये तीनों क्वेश्चंस जो है ये एमसीक्यूज में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यूज में वो हमें कोई सा भी एक मैट्रिक्स दे देगा और नीचे 4 ऑप्शंस दे देगा। जैसे कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स देकर वो हमें कहेगा कि ये बताएं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर रो मैट्रिक्स है या फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या फिर नल मैट्रिक्स है। तो हम जो करेक्ट आंसर होगा उसका बबल फिल कर देंगे और वो कौन सा होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में इसकी जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं। वो कहता है फाइंड नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड इवन, यानी कि ये मैट्रिसेस हम इसमें दिए हुए हैं ए से लेकर ई तक। अब इन तमाम मैट्रिसेस के हमने 1 by 1 करके नेगेटिव फाइंड करने हैं, तो वो हम कर लेते हैं। तो
सॉल्यूशन ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको पहले एज इट इज लिखेंगे। अब इसका नेगेटिव फाइंड करना है तो दोनों तरफ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये इस मैट्रिक्स के अंदर जाएगा, और जब ये अंदर जाएगा तो माइनस प्लस, हमें पता है जिसके साथ कोई साइन ना लगा उसके साथ प्लस का साइन होता है, यानी ये 1 है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसके साथ प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस -1, और 0 के साथ कभी साइन नहीं आता, लिहाजा 0 वैसे ही आ जाएगा, और माइनस माइनस +1, ये हमारे पास आ गया -a, जो कि a का क्या है, नेगेटिव, हमारे पास काम। अब इसी तरह से हम b की तरफ चलते हैं, तो b का हमने नेगेटिव फाइंड करना है, सॉल्यूशन लिखते हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर पहले b को एज इट इज लिखेंगे, 3 -1 2 1। अब इसका नेगेटिव फाइंड करना है तो दोनों तरफ माइनस लिखेंगे। अब नेगेटिव जो हमने लिखा है इसको हम अंदर ले जाएंगे, -3 माइनस माइनस +1 -2 और माइनस प्लस -1, और ये हमारे पास इसका आंसर। अब सेम b की तरह c, ये भी 2/2 का है। अब इसका जब नेगेटिव लेंगे तो पहले दोनों तरफ माइनस माइनस पुट करेंगे, और फिर वो जो माइनस होगा उसको इस मैट्रिक्स के अंदर ले जाएंगे। जब इसके अंदर लेके जाएंगे तो ये सारी की सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, माइनस माइनस की। ये आपके पास डू योरसेल्फ है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अब इसी तरह से हमारे पास ये d है, तो ये d भी सेम b की तरह ही है, लेकिन मैं कर देता हूँ इसको फिर भी सॉल्व। ये देखें, ये d को एज इट इज नीचे उतारेंगे हम। अब ये इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे हम, दोनों तरफ माइनस पुट किया। अब ये नेगेटिव इसके अंदर चला जाएगा, माइनस माइनस +3 -2 +4 और -5। ये हमारे पास क्या आ गया, d, जो कि क्या है, d का नेगेटिव। सेम एज इट इज जो e है वो भी आप डू योरसेल्फ करेंगे। सेम इसी तरह से दोनों तरफ नेगेटिव लेंगे, फिर ये नेगेटिव साइन अंदर चला जाएगा, और ये जो +1 है माइनस का हो जाएगा, ये -5 प्लस का हो जाएगा, और ये दोनों भी माइनस के हो जाएंगे। तो होपफुली ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ आया होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। वो कहता है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अभी हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, अब इन मैट्रिसेस का हमने 1 बाय 1 करके ट्रांसपोज फाइंड करना है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास एग्जाम में आ जाता है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन हम देखते हैं क्या मिलता है। ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स पड़ा हुआ है। अब वो कह रहा है इसका आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हमेशा कोशिश किया करें जो क्वेश्चन हो उसको पहले सोल्यूशन में लिख लिया करें। तो a = 0 1 -2। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज में क्या होता है, जो अल्फ़ाबेट है उसके ऊपर भी टी आ जाएगा, और जो मैट्रिक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है उसके ऊपर भी टी आ जाएगा। अब ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, और ये जो होगा इसका हम लेंगे ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ये जो कॉलम है ये कॉलम किस में चेंज हो जाएगी, रो में, यानी ये वर्टिकल लाइन किस में चेंज हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो 0 1 -2 0 1 -2। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है। अब लिहाजा ये टी जो है ये ट्रांसपोज लेने में इस्तेमाल हो गया, इसलिए यहाँ पर हम इसको नहीं लिखेंगे, और ये हमारा आंसर। अब इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक रो मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसी तरह से सोल्यूशन लिखेंगे, b = 5 1 -6। अब इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो टेकिंग
ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेंगे दोनों तरफ तो बी के ऊपर भी टी आ जाएगा और यहाँ पर जो मैट्रिक्स पड़ा हुआ है उसके ऊपर भी टी आ जाएगा। अब ये बी और टी एज इट इज नीचे आ जाएंगे और इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि रो है ये वर्टिकल लाइन यानी कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो 5 1 -6 5 1 -6 और ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया, इसका ट्रांसपोज आ गया। तो इसी तरह से अब हम सी को भी फाइंड कर लेते हैं। सी देखते हैं सॉल्यूशन एज इट इज नीचे उतारेंगे 1 2 2 -1 3 0। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे दोनों तरफ टेकिंग ट्रांसपोज सी 1 2 3 2 -1 0। इसका ट्रांसपोज लेंगे ये सी टी एज इट इज नीचे आ जाएगा और जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी और जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगी। तो ये रो है 1 2 ये 1 2 ये 2 -1 2 -1 3 0 3 0 और ये हमारे पास क्या आ गया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और सेम एज इट इज डी जो है इसका भी हम ट्रांसपोज लेंगे। इसी तरह से सॉल्यूशन लिखते हैं डी को एज इट इज नीचे उतारेंगे 2 3 0 5 टेकिंग ट्रांसपोज दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे 2 3 0 5। अब ये एज इट इज नीचे आ जाएगा और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज हो जाएगी। अब इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो रो कॉलम में और कॉलम जो है वो रो में चेंज हो जाएगी। तो 2 3 ये 2 3 0 5 0 5 और ये हमारे पास क्या आ गया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अभी क्वेश्चन नंबर 5 जो है ई ये सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है तो ये आप डू योरसेल्फ करेंगे ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। आसान है। इसी तरह से दोनों तक ट्रांसपोज लेंगे और बाद में जो रो होगी उसको कॉलम में और जो कॉलम होगी इसको रो में चेंज कर देंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। इसमें भी हम क्या करेंगे टेकिंग ट्रांसपोज दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे और ट्रांसपोज लेने के बाद जो रो होगी उसको कॉलम में चेंज कर देंगे और ये वाली रो को भी कॉलम में चेंज कर देंगे। हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये भी डू योर सेल्फ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें इसमें वो कह रहा है कि आपके पास ए और बी दो मैट्रिसेस हैं तो आपने वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो ए के इक्वली है। यानी ए का ट्रांसपोज लेंगे फिर उसके बाद दोबारा से उसका ट्रांसपोज लेंगे। जब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास जो नया मैट्रिसेस बनेगा वो असल में पहले वाला मैट्रिसेस ही होगा। तो इसको हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अभी देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे ए को लिखेंगे क्योंकि ए का पहले ट्रांसपोज फाइंड करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। पहले इसलिए इसके लिए हमें सबसे पहले ए चाहिए होगा। ए लिखते हैं हम। ए हमारे पास क्या है 1 2 0 1। अब इस ए का हम क्या लेंगे ट्रांसपोज लेंगे ताकि हमें ए ट्रांसपोज मिल सके। तो टेकिंग ट्रांसपोज तो ए का हम ये ट्रांसपोज लेने लगे हैं 1 2 0 1। ये दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया और ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। ये रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। अब ए ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया है। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे। तो
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ए ट्रांसपोज है इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे, तो लिखेंगे अगेन टेकिंग ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज है, अब इसका हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, इधर भी टी आ जाएगा हमारे पास 1 0 2 1। अब इसको एज इट इज नीचे उतार लेंगे 1 2 0 1, और ये हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यानी लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड कर ली। अब जो राइट हैंड साइड है वो देखते हैं, वो क्या थी हमारे पास, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए। तो ए को लिखते हैं, ए क्या है हमारे पास 1 2 0 1। तो देखें जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो क्या 1 2 0 1 के, और जो राइट हैंड साइड है वो ए, वो भी क्या है 1 2 0 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है। इसका क्या मतलब है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है ए के। तो ये हमारे पास हेंस प्रूफ। ठीक हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमारे पास बी मैट्रिक्स है। अब हमने बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। जब ये ट्रांसपोज ले लेंगे हम, तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आएगा वो असल में दोबारा से बी ही होगा। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या फाइंड करना है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसके लिए हम पहले बी लिखेंगे। बी हमारे पास क्या दिया हुआ है 1 1 2 0। अब इस बी का क्या फाइंड करेंगे, पहले ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे हम, और ट्रांसपोज में क्या होगा, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, ये भी रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेते हैं, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया हमने, जब हमने दोबारा ट्रांसपोज लिया, इसको नीचे एज इट इज उतार दिया, और इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, और ये जो रो है ये भी कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब राइट हैंड साइड लिखते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड क्या हमारे पास बी, और बी हमारे पास क्या था 1 1 2 0। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास वो क्या है 1 1 2 0, और जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या है 1 1 2 0। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के क्या है इक्वल। तो लिहाजा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इसके इक्वल आ जाएगा बी के, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पड़ा हुआ है और राइट हैंड साइड में बी पड़ा हुआ है, और चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है लिहाजा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे सो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो बी की इक्वल है, और लिखेंगे हेंस ट्रू। जब वेरीफाई करने के लिए कहते हैं क्वेश्चन में तो आंसर भी लिखते हैं हेंस ट्रू। तो होपफुली आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई होगी, और अगर इसमें कोई कमी है तो हमें लाजमी बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।